Assalamualaikum. Dear students, in this video we are going to discuss the third part of your chapter 1, that is the fundamental unit of life. In our previous video we had discussed about plasma membrane, its composition, its function, and why plasma membrane is also called as selectively permeable membrane. In this video we are going to discuss about cell wall. Plant cells, in addition to the cell membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. ये तो हम लोग जान रहे थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो 3 बेसिक कंपोनेंट पढ़े थे, उसी में से एक कंपोनेंट है। 3 बेसिक कंपोनेंट्स में क्या क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो प्लांट सेल में भी होगा एंड एनिमल सेल में भी होगा, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो जो बेसिक डिफरेंस है एक प्लांट सेल का और एनिमल सेल का, जिस बेसिस पे हम किसी प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो क्या है? सेल वॉल है। और ये सेल वॉल कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर से होता है, आउटर कवरिंग होता है। रिजिड मीन्स काफ़ी हार्ड होगा, जो कि प्रोटेक्टिव होगा नेचर में। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कम्पोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के बारे में भी हम लोग पहले से जानते हैं कि सेल्यूलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज भी क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ये सेल्यूलोज जो है क्या करता है? सेल्यूलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मीन्स कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ताकि इसका जो, क्योंकि प्लांट्स जो है वो हम एनिमल्स की तरह चल नहीं सकते, तो उनको प्रोटेक्शन की और स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल में, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। प्लांट सेल के अलावा भी बैक्टीरिया या फंजाई में आपको सेल वॉल देखने के लिए मिल जाएगा। व्हेन अ लिविंग प्लांट loses water through osmosis, there is shrinkage और contraction of contents। जब भी किसी लिविंग प्लांट सेल में से वाटर क्या होगा? ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर जाएगा, तो सेल क्या करेगा? श्रिंक करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा उसका, और जो भी उसके अंदर का कंटेंट होगा वो भी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मीन्स सेल से दूर भागेगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट है आप लोगों का जो मेन कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हो गया, और उसके ऊपर से एक कवरिंग पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल, जो कि बैक्टीरिया और फंजाई में भी होता है। एंड द नेक्स्ट मेन या बेसिक कंपोनेंट जो किसी भी एक सेल का है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे, समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से न्यूक्लियस के बारे में। जैसे कि सेल वॉल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, उसी तरह न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो न्यूक्लियस जो है एक डबल लेयर कवरिंग है कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि सेल के ऊपर के कवरिंग को हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस को जो कवर करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm। अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में भी ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल होना ज़रूरी है। मीन्स के कुछ मटेरियल्स जो होंगे वो न्यूक्लियस में जाएंगे, और कुछ मटेरियल्स जो है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएंगे। इस फंक्शन को पूरा करने के लिए, इस रिक्वायर्ड फंक्शन को फुलफिल करने के लिए इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। पोर मीन्स होल, टाइनी होल्स। The nucleus contains chromosome which are visible as rod-shaped structures only when the cell is about to divide। न्यूक्लियस में ही क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, और ये क्रोमोसोम एक सेल में तभी विजिबल होगा, तभी हम लोग देख पाएंगे विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ कोर्स, जबकि सेल जो है वो डिवाइडिंग स्टेज में हो। ठीक है, हम लोग सब जानते हैं सेल डिवाइड करता है और तभी वो एक सेल से क्या करता है? 2 सेल बनता है।
और जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में होगा तो ही हम लोग क्रोमोसोम को देख पाएंगे। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये क्रोमोसोम क्या काम करता है कि वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाने का काम करता है क्रोमोसोम कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका कैरेक्टर क्या होगा, मीन्स जो बेसिक कैरेक्टर जो पेरेंट्स से किसी ऑफ स्प्रिंग में चाहता है उसको कैरी कौन करेगा, क्रोमोसोम, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसको शॉर्ट में हम लोग डीएनए कहते हैं। तो बेसिकली डीएनए जो है हमारा क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल है। जीन के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, मीन्स जो भी हमारा कैरेक्टर आ रहा है वो जीन ही डिसाइड करता है कि किसका या कौन से ऑर्गेनिज्म का कैसा कैरेक्टर होगा उसके बॉडी में। तो ये जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। क्रोमोसोम्स आर कॉम्पोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, और ये जो क्रोमोसोम है वो किस चीज़ का बना होता है, डीएनए का और प्रोटीन का। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। अब डीएनए जो है वो नेसेसरी मतलब कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैरी करता है जो कि किसी एक सेल को बनने के लिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होगा। फॉर एग्जांपल आप कोई मॉडल ही बनाते हो तो पहले उसके लिए एक ब्लूप्रिंट मीन्स तैयार करते होगे कि हाँ इसको इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है। तो बेसिकली जो डीएनए है वो उसके पास ही वो इन्फॉर्मेशन है कि आगे जो सेल बनने जा रहा है वो कैसा होगा, उसका कंस्ट्रक्शन वो किस तरह से बनेगा, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। हम लोग देखे हैं कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी को ही ले लो तो उसमें डिफरेंट तरह के सेल हैं और उस सेल का जो भी शेप है वो कौन से बेसिस पर डिपेंड करता है कि उस सेल को कैसा फंक्शन परफॉर्म करना है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर वगैरह है तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन से सेल को कैसा बनना है या कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है ये डीएनए कैरी करता है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए और कॉल्ड जीन्स। फंक्शनल सेगमेंट मीन्स डीएनए का वैसा सेगमेंट जिसमें उसके पास इंफॉर्मेशन है, वैसे सेगमेंट को ही हम लोग जीन कहते हैं। एंड जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग। अब ऐसे सेल जो कि डिवाइडिंग स्टेज में नहीं है उसको अभी डिवाइड नहीं करना है। डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्रोमैटिन मटेरियल के पार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। क्रोमैटिन मटेरियल क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल इन टैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड मीन्स धागा, ठीक है, बिल्कुल धागे के जैसा। इंटैंगल्ड मीन्स आपस में उलझा हुआ। धागे के फॉर्म में जब भी कोई सेल नॉन डिवाइडिंग है, जब वो डिवाइडिंग स्टेज में नहीं है, तो अगर आपको सेल में कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जो कि एक दूसरे से उलझी हुई और बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। और जैसे ही सेल तैयार होगा कि अब उसको डिवाइड करना है, वो प्रिपेयर करेगा डिवाइड करने के लिए, तो यही कंडेंस होगा और कंडेंस होकर क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized and into chromosome. Chromatin material क्या होगा, organized हो जाएगा किस चीज़ में, क्रोमोसोम में। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये क्या है, सबसे पहले तो ये स्फेरिकल जिसको न्यूक्लियस, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं न्यूक्लियस को। ये इंटैंगल मटेरियल जो आप लोगों को दिख रहा है दैट इज क्रोमैटिन, ठीक है। एंड ये स्फेरिकल कंडेंस्ड पार्ट जो अंदर में है वो क्या है, न्यूक्लियोलस है। और ये जो बीच जैसे कि सेल के अंदर क्या होता है, सेल और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म है, वैसे ही न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियो मेम्ब्रेन के बीच में ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये न्यूक्लियर एनवेलप जिसको हम लोग न्यूक्लियो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये बीच में जो होल जैसा दिख रहा है आपको दैट इज न्यूक्लियर पोर, ठीक है। और ये इंटैंगल्ड मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज क्रोमैटिन। The nucleus plays a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and form new cells. Nucleus जो क्या है
वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में? सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन मीन्स कि एक जब एक सेल डिवाइड करके 1 से 2 में बन रहा है, डेट इज कॉल्ड सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो इस चीज़ में न्यूक्लियस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल develop and form. It will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. और साथ ही इसमें भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी भी सेल को आगे जाके कैसा फंक्शन परफॉर्म करना है उसको डिटर्मिन करता है। मीन्स कि वो कैसा बनेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका फंक्शन कैसा होगा, ये सब डिटर्मिन कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly developed due to the absence of nuclear membrane. जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंस होगा तो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से डिवाइड करने वाली कोई दीवार नहीं होगी, तो जो न्यूक्लियर रीजन है वो क्या होगा? पुअरली डेवलप्ड होगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ऐसे रीजन को हम लोग न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। ओइड मीन्स जैसा, टू लाइक, तो न्यूक्लियोइड मीन्स न्यूक्लियस के जैसा। ठीक है, और जिस भी ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियोइड होगा वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और वैसे सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। Such organism whose cell lacks a nuclear membrane are called prokaryotes. Pro is for primitive, ठीक है, जो बहुत पुराना हो, एंड कैरियोट टर्म जो है वो आया है कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो वैसा न्यूक्लियस जो कि बहुत ही प्रिमिटिव हो, ठीक है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स। एंड जिसमें इस तरह का न्यूक्लियस पाया जाएगा जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो, वैसे सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। ऑर्गेनिज्म विथ सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें के वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर रीजन होगा विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूकैरियोट्स कहेंगे। यू इज़ फॉर ट्रू मीन्स ट्रू न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोइड नहीं है, उसके जैसा नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस है। एंड कैरियन ऑफ कोर्स न्यूक्लियस। कैरियोट वर्ड कहाँ से आया? कैरियन से, जिसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ का डेफिनेशन, आपको सिर्फ टर्म समझना है और आप उसको खुद से समझ सकते हो, लिख सकते हो। Prokaryotic cells also lack most of the other cytoplasmic organelles present in eukaryotic cell. अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होगा, मीन्स न्यूक्लियस के ऊपर ही कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो इनके जितने सारे भी ऑर्गेनल्स होंगे वो भी क्या होगा? विदाउट क्या होगा? मेम्ब्रेन होगा, मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा कोई भी ऑर्गेनल। Many of the function of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. और वैसे ही इनका सारा फंक्शन भी ऐसे ही क्या होता है? परफॉर्म होता है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें कोई डेवलप्ड रीजन नहीं, जैसा कि एक टिपिकल सेल का अगर हम लोग डायग्राम देखें और उससे इसको कंपैरिजन करें तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि जनरली जो हम लोग कोई भी एनिमल सेल या प्लांट सेल का डायग्राम देखते हैं तो उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर जितने भी साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या है? एक सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो कि साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, और इसके बारे में भी हम लोग डिटेलिंग में आगे पढ़ेंगे। एंड देन न्यूक्लियोइड है। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क होगा कि डिफ्रेंशिएट करना होगा आपको यूकैरियोटिक सेल में एंड प्रोकैरियोटिक सेल में, या सिंपल कहें तो यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करती है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है कहीं पे कुछ समझने में, तो प्लीज़ हमसे पूछिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।